अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्राचीन और पवित्र शहर जो सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। अयोध्या न केवल एक शहर है बल्कि रिश्तों की मजबूती, विश्वास और बलिदान का प्रतीक भी है, जहां परिवार, भाईचारा, पति पत्नी के रिश्ते और गुरु शिष्य जैसे रिश्तों की एक अनूठी मिसाल मिलती है। वहीं एक छोटा सा लेकिन खुशहाल परिवार रहता था। रागिनी जी एक विधवा महिला जिन्होंने अपने पति की मौत के बाद अकेले ही सब कुछ संभाला था। उनके पति गौरव के पिता एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन जब गौरव सिर्फ 15 साल का था, उन्हें एक हार्ट अटैक आया और वो रागिनी और अपनी बेटी को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। रागिनी जी ने दिन रात मेहनत की, ट्यूशन पढ़ाया और छोटे मोटे काम भी किए ताकि उनका बेटा गौरव और बेटी श्रुति अच्छी शिक्षा पा सके। आज गौरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जबकि श्रुति कॉलेज में पढ़ रही थी और घर की छोटी मोटी जिम्मेदारियां भी संभालती थी। परिवार में चाचा चाची, बुआ फूफा जैसे रिश्तेदार भी थे जो हर खुशी के मौके पर इकट्ठा हो जाते थे। लेकिन आज का दिन बहुत खास था। पूरी गली में मानो उत्सव का माहौल था। रागिनी जी के घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। लाल पीली लाइटें, फूलों की मालाएं और दरवाजे पर रंगोली के सुंदर डिजाइन। ढोलक की ताल पर सब थिरक रहे थे। रागिनी जी के रिश्तेदार, चाचा चाची हंसते खेलते नाच रहे थे। बुआ फूफा रागिनी जी को बधाई दे रहे थे। भाभी आज तो घर में बाहर आ गई, बुआ ने कहा, और रागिनी जी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। ये दिन था उनके इकलौते बेटे गौरव की शादी का। गौरव एक शालीन और मेहनती लड़का था जो हमेशा अपनी माँ का सहारा बना रहा। आज उसकी शादी हो रही थी शिल्पा से। शिल्पा एक ऐसी लड़की जो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा भी थी। शिल्पा के माता पिता ने अपनी इकलौती बेटी को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया ताकि शिल्पा अच्छी शिक्षा पा सके। शिल्पा ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली और अब वो एक प्रतिष्ठित कंपनी में ऊंचे पद पर काम कर रही थी। उसकी सैलरी अच्छी थी और वो अपनी उपलब्धियों पर बहुत गर्व करती थी, शायद थोड़ा ज्यादा ही। मैं दुनिया की इकलौती लड़की हूँ जो इतनी सफल है, वो अक्सर सोचती। कॉलेज के दिनों में ही गौरव और शिल्पा की मुलाकात हुई थी। दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। ये लव मैरिज थी, लेकिन दोनों परिवारों की रजामंदी से। गौरव को शिल्पा की महत्वाकांक्षा पसंद थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये महत्वाकांक्षा कभी कभी घमंड का रूप ले लेती है। शादी पूरे धूमधाम से संपन्न हुई। मंडप में मंत्रों की गूंज, हवन की अग्नि और चारों तरफ खुशियां। शिल्पा दुल्हन के लिबास में चमक रही थी, लाल जोड़ा, भारी जेवर और चेहरे पर मुस्कान। लेकिन उसके मन में एक अलग ही दुनिया बसती थी। विदाई के समय उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक नई जिंदगी की उमंग भी थी। ससुराल पहुंचते ही रागिनी जी ने उसे गले लगाया। बेटी, अब ये घर तुम्हारा है। श्रुति ने बहन की तरह स्वागत किया और गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। आज नई दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म थी। घर में सुबह से ही चहल पहल मची हुई थी। रागिनी जी, जो खुद एक छोटे से गांव से आकर इस शहर में बस चुकी थी, उन्होंने रात में ही शिल्पा को कह दिया था सुबह जल्दी उठकर अच्छे से तैयार होने को। फिर भी उन्होंने अपनी बेटी श्रुति को कहा, जाओ बेटी, भाभी को जाकर बोलो कि सारे मेहमान हॉल में इकट्ठा हो चुके हैं। अच्छे से तैयार होकर आएं, लहंगा और सारे जेवरात पहनकर, मांग टीका लगाकर। आज उनकी मुंह दिखाई है तो सबकी नजरें उन पर ही होंगी। श्रुति हंसती हुई कमरे की ओर दौड़ी, लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला और शिल्पा तेज कदमों से बाहर निकली। उसका चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा था, लेकिन उसके कपड़े देखकर सब स्तब्ध रह गए। लहंगे की जगह टाइट जीन्स, साड़ी की जगह क्रॉप टॉप और जेवरात की जगह सिर्फ एक साधारण खड़ी। घर के सारे मेहमान, चाची, मौसी, पड़ोसी उसका मुंह ताकते रह गए। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे ये क्या, नई बहू ने तो सब उतार फेंका। शादी के अगले दिन ही ऐसा? रागिनी जी का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन मेहमानों के सामने वो बात को संभालते हुए बोली, बहू जाकर अच्छे से साड़ी पहन कर आओ। सारे मेहमान तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म के लिए आए हैं, ये परंपरा है हमारी।
शिल्पा ने बालों को पीछे उछाला और नाक सिकुड़ते हुए कहा, माँ जी, आपने मुझे क्या समझ रखा है? मैं पढ़ी लिखी हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हूँ। कोई आप जैसी गंवार जाहिल नहीं जो साड़ी में लिपटकर पूरे दिन घूमा करूँ। वैसे भी ये मई की गर्मी है, पूरा शरीर पसीना पसीना हो रहा है। ये 5 मीटर की साड़ी मुझसे नहीं लिपटेगी, न ही मैं इसमें सहज महसूस करती हूँ। और सुना है आप किसी छोटे से गांव की हैं, वहीं की सोच है आपकी। हम पढ़े लिखे मॉडर्न ख्यालात वाले लोग जीन्स टॉप और शर्ट्स पहनते हैं। ये फैशन भी है और इसमें कंफर्ट भी है। शिल्पा की आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। वो ससुराल में कदम रखते ही सास को ताना कसने लगी, मानो रागिनी जी उसके आगे कुछ भी नहीं। रागिनी जी ने गुस्सा पीते हुए मेहमानों के सामने बात संभालते हुए मुस्कुराकर कहा, सच में गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए बहू ने कपड़े बदल लिए। कोई बात नहीं, चलो फिर ऐसे ही रस्म पूरी कर लेते हैं। मेहमान सहमति में सिर हिलाते रहे, लेकिन आंखों में हैरानी थी। रस्म जल्दी जल्दी निपटाई गई। शिल्पा ने अनमने ढंग से दर्पण देखा, मिठाई छुई, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कह रही थी कि ये सब उसके लिए फालतू की फॉर्मेलिटी है। दूसरे दिन सुबह सुबह शिल्पा की पहली रसोई की रस्म थी। घर में फिर से रौनक थी। किचन को फूलों से सजाया गया, पूजा की थाली तैयार थी। श्रुति उत्साह से शिल्पा के कमरे में घुसी और मीठे स्वर में बोली, भाभी, माँ ने आपको किचन में बुलाया है। आपकी पहली रसोई की रस्म है, हलवा और खीर बनाना है, पूजा करनी है। और भाभी, रस्म के बाद मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बना देना प्लीज। मेरी सहेलियां भी आ रही हैं, उन्हें मेरी भाभी के हाथों का स्वादिष्ट खाना खाने का बहुत मन है। वो कह रही थी कि नई भाभी तो जरूर कुकिंग में एक्सपर्ट होंगी। श्रुति की आंखों में शरारत और उम्मीद दोनों थी। शिल्पा बेड पर बैठी मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। उसने फोन एक तरफ रखा, भौहें चढ़ाई और तीखे लहजे में कहा, ननद जी, जिसे चाय पकौड़े खाने हैं अपने हाथ पैर खुद ही चलाए और खाए। मैं तुम्हारे घर में शादी करके आई हूँ, कोई नौकरानी या बावर्ची बनकर नहीं, समझी? इसलिए ये ऑर्डर किसी और को देना, माँ जी को या घर की पुरानी नौकरानी को। ये मत सोचना कि भाभी आ गई तो घर में रेस्टोरेंट खुल गया और आप फरमाइश पर फरमाइश करती रहोगी। सुबह नाश्ता, दोपहर लंच, शाम स्नैक्स। अगर ये सब तुम्हारे मंसूबे हैं तो भूल जाओ। फिलहाल सिर्फ आज के लिए मैं किचन में जाकर बस फॉर्मेलिटी के तौर पर रस्म अदा कर देती हूँ। हलवा में हाथ लगा दूंगी और पूजा कर लूंगी, बस। उसके बाद मैं अपनी जिंदगी जीने के लिए फ्री हूँ। शिल्पा की आवाज किचन से हॉल तक गूंज रही थी, जैसे कोई कॉर्पोरेट मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे रही हो। बोली, वैसे भी ननद रानी, मैं तुमसे कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। मैंने IIT से इंजीनियरिंग की है, टॉप रैंक के साथ। और तुमने मुश्किल से ग्रेजुएशन किया होगा, वो भी पता नहीं ठीक से पढ़ी हो या बस यूं ही झूठी डिग्री लेकर बैठ गई हो। मैंने तुम्हारी तरह नकली डिग्री नहीं ली है। जॉब करती हो? हाँ, करती होगी। वैसे भी तुम्हें कोई बड़ी जॉब देने वाला तो है नहीं। गलती से कोई छोटी मोटी क्लर्क की नौकरी मिल भी गई तो 2-4 हजार कमा लोगी। इतने पैसों से क्या कर लोगी? आखिर घर तो मेरे और गौरव के पैसों से चलेगा। बड़ी आई खाने का ऑर्डर देने वाली। कहते हुए वो उठी, जीन्स टॉप में ही किचन की ओर बढ़ी, मानो ये सब उसके लिए बोझ हो। ये सब सुनकर श्रुति अवाक रह गई। उसके चेहरे पर निराशा छा गई, लेकिन शिल्पा को कोई फर्क नहीं पड़ा। घर की परंपराएं उसके मॉडर्न विचारों से टकरा रही थी और वो किसी की परवाह किए बिना आगे बढ़ रही थी। श्रुति की आंखें लाल हो गईं, होठ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। घर का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। वो नहीं चाहती थी कि मेहमानों के सामने और तमाशा हो। वो चुपचाप मुड़ी और अपने कमरे की ओर चली गई। दरवाजा बंद करते ही उसकी सिसकियां फूट पड़ी। इधर शिल्पा रसोई की रस्म अदा करने किचन में पहुंची। रागिनी जी ने सुबह से ही सारी तैयारी कर रखी थी। दूध उबाला, चावल धुले, इलायची पीसी। शिल्पा ने बस खीर को करछी से 2-3 बार चलाया, चीनी डाली, मेवे ऊपर से छिड़के और बोली, बस हो गया। बाकी का सारा काम रागिनी जी ने ही किया था। रस्म पूरी हुई तो शिल्पा थाली उठाकर मेहमानों के बीच पहुंचे, लेकिन खीर परोसने की बजाय उसने गला फाड़कर ऐलान किया, माँ जी, मैं आज के जमाने की मॉडर्न लड़की हूँ। कोई अंगूठा छाप नहीं कि चुपचाप किचन में पसीना बहाऊं। मैं नौकरी करती हूँ, पैसा कमाती हूँ, आपके बेटे से ज्यादा। इसलिए आप ये उम्मीद मत लगाना कि मैं एक चम्मच भी इधर से उधर हिलाऊंगी। खाना बनाना तो दूर की बात है, और सिर्फ खाना क्या, कोई भी काम की उम्मीद मत लगाना मुझसे। अरे, मुझसे तो मेरी माँ ने भी कभी काम नहीं करवाया, फिर आप कौन होती है मुझसे ये सब कहने वाली?
अगर काम वाली ही चाहिए थी तो नौकरानी ले आते, बहू की क्या जरूरत थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। चाची की चाय की प्याली अधर में लटक गई। मौसी की साड़ी का पल्लू फिसला। पड़ोस की आंटी एक दूसरे को कोहनी मार रही थी। रागिनी जी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो इशारे से शिल्पा को चुप कराने की कोशिश करने लगी। आंखें फाड़ी, सिर हिलाया, होठों पर उंगली रखी, लेकिन शिल्पा कहाँ मानने वाली थी। वो और जोश में आ गई। माँ जी, आप ये मत समझना कि मैं आपके इशारों पर नाचूंगी। मैं मॉडर्न सोच वाली लड़की हूँ। अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश मत करना मुझे। तभी श्रुति अपने कमरे से लौटी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। भाभी, बस करो, आप नई दुल्हन हैं। आपको ये शोभा देता है क्या? ये सुनकर शिल्पा भड़क उठी। अरे, नई दुल्हन है तो मेरे ऊपर जो अत्याचार होगा उसे सहन करती रहूं? कान खोलकर सुन लो, मुंह सिलकर मैं नहीं रह सकती। तुम्हारी जीभ कैंची की तरह चलती रहे और मैं सुनती रहूं। अरे, क्या मैं कोई बेवकूफ हूँ जो ये सब बर्दाश्त करूं? चुपचाप सुनो, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, माँ जी की तरह अनपढ़ नहीं। वहां बैठे सारे मेहमान शिल्पा का मुंह ताकते रह गए। कोई हंसा नहीं, कोई बोला नहीं, बस फुसफुसाहट थी। कैसी बहू लाए हैं, सास को सबके सामने फटकार रही है। रागिनी जी ने कुछ बोला भी नहीं। रागिनी जी के दिल को गहरा धक्का लगा। बहू की बातें उनके लिए अपरिचित थी, जैसे कोई दूसरी दुनिया की भाषा। लेकिन वो जानती थी कि अब चुप रहना ही घर की इज्जत बचाएगा। उन्होंने जबरदस्ती मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा, चलो, बहू ने सबको इतने प्यार से खीर परोसी है, जरा सब लोग खाकर तो बताओ कैसी बनी है। आखिरकार आज मेरी बहू ने सबके लिए खीर बनाई है। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में मिठास घोलने की कोशिश थी। मेहमानों ने अनमने ढंग से चम्मच उठाए। कोई बोला, बहुत स्वादिष्ट है। कोई चुप रहा। खीर मीठी थी, लेकिन हवा में कड़वाहट खुली हुई थी। घर की दीवारें चुप थीं, पर हर कोने में एक सवाल गूंज रहा था, ये किसे ले आई रागिनी? सभी अपना मुंह मीठा कर बहू को ढेरों आशीर्वाद देने लगे। घर की दीवारों से टंगे फोटो फ्रेम्स में मुस्कुराते चेहरों की नजरें अब असलियत में झुकी हुई थीं। हवा में गुलाब जल की महक और मिठाई की मिठास खुली थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। बड़ी मामी ने झिझकते हुए अपनी पुरानी ज्वेलरी बॉक्स से चांदी की पायल निकाली और बहू की हथेली पर रखी। चांदी की चमक में उनकी उम्र की झुर्रियां साफ दिख रही थीं। शिल्पा ने पायल को उंगलियों से घुमाते हुए नाक से कोड़ी और मुंह बिचकाते हुए बोली, मामी जी, हमारे यहाँ परिवार की बहुएं तो सिर्फ गोल्ड और डायमंड पहनती हैं, चांदी नहीं। ये तो हमारे घर की नौकरानियां भी नहीं पहनती। बुआ जी जो गांव से आई थी, उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से बंधे पुराने पर्स से 500 के 2 नोट निकाले। नोट पर गांधी जी की मुस्कान अब शिल्पा के लिए मजाक लग रही थी। बुआ जी, आपने तो 1000 में ही पल्ला झाड़ लिया। शिल्पा की आवाज में कड़क तंज था। हमारे यहाँ नौकरों को भी 1000 रुपए नहीं दिया जाता। वैसे भी पापा कहते हैं कि रिश्तों की कीमत पैसे से नहीं आंकी जाती। लेकिन फिर भी वो रुक गई, जैसे कोई स्क्रिप्ट पढ़ रही हो। फिर अचानक उसकी आंखें चमकी। पर कोई बात नहीं बुआ जी, मेरे पापा ने आप सबके लिए लिफाफे दिए हैं, मैं अभी लाती हूँ। वो उठी और इतनी जोर से घूमी कि पास रखी मिठाई की प्लेट हिल गई। लौटते वक्त उसके हाथ में चमचमाते लिफाफे थे, जैसे कोई ट्रॉफी। ये लीजिए बुआ जी, पूरे 10,000। मामी जी आपके लिए भी, ताई जी आपके लिए भी। आखिर ये मेरे पापा ने भेजे हैं। हमारा बहुत रुतबा है। छोटे मोटे जॉब तो हमारे यहाँ कोई नहीं करता, सब बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। मेरा तो खुद के स्टार्टअप का आइडिया है और हम लोग सिलिकॉन वैली वाले इन्वेस्टर से बात भी कर रहे हैं। रागिनी जी जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी, उन्होंने आखिर हिम्मत जुटाई। उनकी आवाज में थकान थी, लेकिन ममता नहीं डगमगाई। बहू, तुम सिर्फ शगुन के लिफाफे ही पकड़ा रही हो। पैर छूकर मामी, बुआ और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो ले लो। पैर छूने की बात सुनते ही शिल्पा का चेहरा लाल हो गया। वो कुर्सी से आधा उठी, जैसे कोई राजकुमारी अपमानित हुई हो। आपने मुझे कोई ऐरा गैरा समझा है कि मैं इतने लोगों के पैर छूऊं, वो भी झुक झुक कर? मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। वैसे भी शादी की थकान से पूरे बदन में दर्द हो रहा है। मैं पुराने जमाने वाली सीधी सादी बहू नहीं हूँ जो गाय की तरह आपकी सब बात मान लूं। ना ही आपकी तरह अनपढ़ हूँ। माँ जी, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है IIT से। मेरे पैकेज तो आपको पता ही होगा, 30 लाख से ऊपर।
इसलिए मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं आपके रिश्तेदारों के पांव दबाऊंगी या पैर छूंगी। मुझसे ये सब नहीं होगा। उसकी हर बात एक तीर की तरह थी जो सीधा रागनी जी के सीने में लग रही थी। रागनी जी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन उन्होंने आंसू पी लिए। वहां बैठे सारे रिश्तेदार एक दूसरे को तिरछी नजर से देख रहे थे। कोई खांसा, किसी ने पानी का गिलास उठाया, किसी ने मिठाई की प्लेट आगे सरकाई, लेकिन खाना अब किसी के गले नहीं उतर रहा था। बड़ी तेज तर्रार है बहू, चाची जी ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उनकी आवाज सबको सुनाई दी। पता नहीं आगे क्या दिन दिखाएगी, अभी ये हाल है। बेचारी रागनी। दूसरी ओर से आवाज आई, उसकी तो किस्मत ही खराब है जो इसे ऐसी बहू मिली। ये तो शादी की रस्मों का ही बैंड बजा रही है। कोई बोला, सब उल्टा पुल्टा कर रही है। जब देखो तब अपनी सास का अपमान कर रही है, कोई बात सुनती ही नहीं है। रागनी जी ने हाथ जोड़े जैसे माफी मांग रही हो। उनकी साड़ी का पल्लू फर्श पर लटक रहा था जैसे उनकी सारी उम्मीदें। लेकिन शिल्पा, वो फिर से अपने फोन में व्यस्त हो गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। मिठास अब कड़वाहट में बदल चुकी थी और रिश्तों की नींव में दरार साफ दिख रही थी। ना जाने क्या हो गया आजकल की बहू बेटियों को। कमरे में अब सिर्फ बड़ों की फुसफुसाहट रह गई थी, जैसे कोई पुराना रेडियो बज रहा हो जो सिर्फ शिकायतें ही उगलता हो। ताई जी ने अपनी चाय की प्याली नीचे रखी। उसमें बची चाय ठंडी हो चुकी थी, ठीक वैसे ही जैसे घर का माहौल। एक हमारे दिन थे। उन्होंने सांस भरी। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता था। सास ससुर की बात को भगवान की आज्ञा समझते थे और आजकल की बहुएं घर में कदम रखते ही तूफान मचा देती है। बड़ी मामी ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया जैसे कोई पुरानी याद को सहेज रही हो। हम लोग अपने जमाने में सुबह सुबह 5 बजे भोर में ही उठ जाते थे। चूल्हा जलाओ, पानी भरो, झाड़ू पोछा, गायों को चारा, वो भी हंसते मुस्कुराते, कोई शिकायत नहीं, कोई थकान नहीं। और आजकल की बेटियां नौकरी करती हैं, घमंड चढ़ जाता है सिर पर। अब तो भगवान ही भला करे। रागनी जी चुप थी, लेकिन उनकी आंखें सब सुन रही थीं। अचानक शिल्पा की आवाज फिर गूंजी जैसे कोई आंधी दोबारा लौटाई हो। वो दरवाजे पर खड़ी थी, बाल खुले, चेहरा लाल। माँ जी, आप पुराने जमाने की हैं, तो तकियन उसी विचारों को ही मानेंगी। ये रस्में, ये रिवाज, ये सब पुराने खंडर हैं। मैं इन्हें ढोने नहीं आई हूँ। बड़ी मामी जी बीच में उठी। उनकी आवाज में अभी भी घर की इज्जत बचाने की कोशिश थी। बहू, पढ़ाई लिखाई तो हमने भी की है। मैंने तो बीए किया था, लेकिन ससुराल की रीति रिवाज रस्मों को मानते थे, घर की लाज रखते थे। तो आज के जमाने के बच्चे रस्मों को क्यों नहीं मानते? शिल्पा का गुस्सा अब मामी जी पर उतर आया। वो एक कदम आगे बढ़ी जैसे कोई कोर्ट रूम में वकील खड़ा हो। मामी जी, आप तो बाहर की हैं, इसलिए आप बीच में ना पड़े तो अच्छा है। ये घर का मसला है, आपकी समझ से बाहर। रागनी जी का सब्र अब टूट चुका था। उन्होंने हाथ जोड़े, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। बहू, बड़ों से तमीज से बात करो। कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? शिल्पा हंसी, लेकिन वो हंसी कड़वी थी। अब आप मुझे समझाएंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अब आप मुझे तमीज सिखाएंगी। मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आ गए कि अनपढ़ गंवार मुझे लेक्चर देने लगे। इतना कहकर वो पलटी। उसकी जूतों की एड़ी फर्श पर ठक ठक करती हुई कमरे की ओर चली गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ जैसे कोई तमाचा पड़ा हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। रागनी जी पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन उन्होंने आंसू नहीं बहने दिए। रात को सोने से पहले गौरव उनके कमरे में आया। रागनी जी का उतरा चेहरा देखकर उसने पूछा तो उन्होंने उसे सारी बातें बताई, एक एक शब्द जैसे कोई घाव खोल रही हो। गौरव ने फोन नीचे रखा। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन माँ का दर्द साफ दिख रहा था। माँ, जब वो रस्म नहीं करना चाहती तो ना सही, इतना जोर जबरदस्ती करने से क्या फायदा? अभी वो इस घर में नई है, कुछ तो समय दो उसे। टाइम लगता है नई जगह एडजस्ट होने में। फिर भी मैं उससे बात करूंगा, समझाऊंगा कि इस घर की बहू है, थोड़े रस्म रिवाज निभाने पड़ेंगे। रागिनी जी चुप रहीं। बाहर खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। घर की छत अब भारी लग रही थी, जैसे कोई अनकही जंग शुरू हो चुकी हो, पुराने रिवाज और नई सोच की। और बीच में फंसी थी रागनी जी,
जिनकी साड़ी का आंचल अब सिर्फ आंसुओं को पोंछने के लिए रह गया था। रात के 11 बज चुके थे। पूरा घर शांत था, लेकिन गौरव के मन में एक हल्की सी बेचैनी थी। वो धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। शिल्पा बिस्तर पर लेटी हुई मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। उसके चेहरे पर शादी की रस्मों की थकान साफ झलक रही थी। गौरव ने धीरे से कहा, शिल्पा, तुमने बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद नहीं लिया। शिल्पा ने भौं चढ़ाई और मोबाइल नीचे रखते हुए तीखे लहजे में बोली, अरे अब तुम भी शुरू हो गए। मैं 50 लेडीज का पैर ही छूती रहूंगी क्या? तुम्हारी माँ ने तो मोहल्ले भर को जमा करके रखा है, सब आशीर्वाद बांटने चले हैं। गौरव ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में समझाया, शिल्पा, एक रस्म है, कर लो, उसके बाद कोई रस्म नहीं करना होगा। और हाँ, माँ को बार बार अनपढ़ मत बोलना, वो भी पढ़ी लिखी है। लेकिन शिल्पा ने गौरव की पूरी बात भी नहीं सुनी और करवट बदल कर लेट गई। सुबह वो आराम से बिस्तर से उठी, गौरव की ओर देखा और बाहर हॉल की ओर चली गई। घर में अभी भी कुछ रिश्तेदार बाकी थे जो शादी के बाद का काम निपटाने के लिए रुके हुए थे। शिल्पा ने न चाहते हुए भी सबके पैर छुए, लेकिन उसके चेहरे पर असंतोष साफ दिख रहा था। रस्म निपट गई, लेकिन घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। समय बीतता गया। शादी को 4 महीने हो चुके थे। घर में अब बहू आ गई थी, लेकिन रागिनी जी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। वो सुबह से शाम तक किचन में ही घुसी रहती। अब तो एक व्यक्ति का खाना और टिफिन भी बढ़ गया था, शिल्पा का। ऑफिस जाती शिल्पा के लिए रागिनी जी रोज टिफिन पैक करती, गर्म रोटियां बनाती, लेकिन शिल्पा ने सारी शर्म हया को बीच खाया था। वो कोई भी काम हाथ लगाने से साफ साफ मुकर जाती। एक दिन दोपहर में रागिनी जी ने शिल्पा से कहा, बिटिया, थोड़ा हाथ बटा दो ना, रोटियां सेक लो, मैं थक गई हूँ। शिल्पा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, आपकी तरह मैं घर पर खाट तो नहीं तोड़ती, इसलिए आप चूल्हा चौका करती रहिए, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं एक गर्म रोटी सेक कर भी आपको खिलाऊंगी। रागिनी जी चुपचाप सहती रहीं। उनका दिल टूट रहा था, लेकिन बेटे की खुशी के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थीं। शादी के 4 महीने बाद एक दिन शिल्पा अपने ऑफिस से रागिनी को फोन करती है, माँ जी, मैं अपनी फाइल घर पर ही भूल गई हूँ। श्रुति से बोलिए कि फाइल मेरे ऑफिस में पहुँचा दे। बहुत जरूरी मीटिंग है जो 1 घंटे में शुरू होने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो फाइल मेरे कमरे में टेबल के ऊपर रखी होगी। रागिनी जी ने फोन रखा और श्रुति को पुकारा। श्रुति घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रही थी और छोटे मोटे काम संभाल लेती थी। श्रुति उस वक्त बाथरूम में थी। उसने कहा, माँ, मैं नहा रही हूँ, अभी नहीं आ सकती। रागिनी जी ने खुद ही शिल्पा के कमरे में जाकर फाइलें ढूंढना शुरू की। टेबल पर ढेर सारी फाइलें बिखरी पड़ी थी, लाल, नीली, हरी। उन्हें समझ ही नहीं आया कि बहू को कौन सी फाइल चाहिए। घड़ी में केवल 45 मिनट बाकी थे। उन्होंने जल्दबाजी में शिल्पा को वीडियो कॉल किया। स्क्रीन पर शिल्पा का चेहरा आया। रागिनी जी ने पूछा, बहू, तुमने कौन सी फाइल बोली है भेजने के लिए? शिल्पा ने स्क्रीन पर फाइलों को देखा और हंसते हुए बोली, ओहो माँ जी, मैं भी बड़ी बेवकूफ हूँ, मैं ये कैसे भूल गई? आपको पढ़ना लिखना भी नहीं आता होगा। अरे, फाइल में सारा अंग्रेजी में लिखा रहता है। आप ठहरी अनपढ़ गंवार, तो बड़ी मुश्किल से हिंदी पढ़ पाती होंगी, अंग्रेजी पढ़ना आपके बस की बात नहीं। रहने दो, मैं खुद ही फाइल लेने आती हूँ। वीडियो कॉल कट गई। रागिनी जी के हाथ कांपने लगे। फाइलें वहीं बिखरी रहीं। बहू की एक कटुवानी उनके दिल को अंदर तक झंझोर गई। आंखों में आंसू आ गए। वे किचन की ओर लौट गई, लेकिन मन भारी था। और कितना अपमान और कितना तिरस्कार। गौरव को बताएं या चुप रहें? रागिनी जी का धैर्य अब टूटने की कगार पर था। घर की शांति पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे थे। रागिनी जी उस दिन किचन में चुपचाप सब्जी काट रही थी। मन में एक तूफान सा उठ रहा था। बहू की वो कटु बातें, अनपढ़ गंवार, हर पल कानों में गूंज रही थी। आज उनका दिल जोर जोर से कह रहा था कि शिल्पा से साफ साफ बोल दें, मैं अनपढ़ नहीं हूँ बहू, मैंने बीए किया है, तुम्हारे ससुर के साथ स्कूल में पढ़ी हूँ। लेकिन हर बार जीभ पर आते ही शब्द रुक जाते, फोन कट जाता या शिल्पा कमरे में घुस जाती। आज फिर वही हुआ। रागिनी जी ने फाइल वाली बात पर कुछ कहना चाहा, मगर शिल्पा ने बात काट दी। रागिनी जी ने सिर झुकाकर आंसू पोंछ लिए। बेटी की खुशी के लिए सब सह लूंगी, यही सोचकर वो रसोई की ओर मुड़ गई।
तभी एक दोपहर शिल्पा का फोन बजा। दूसरी तरफ से पवन की आवाज आई, दीदी मैं इंडिया आ गया विदेश से, तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया था इसलिए अब मिलना चाहता हूँ। शिल्पा की आंखें चमक उठी। पवन उसके मामा का लड़का, उसके बचपन का साथी, दोनों एक ही गली में बड़े हुए थे। पवन अब विदेश में बस गया था, अपनी खुद की IT कंपनी, करोड़ों का टर्नओवर, हाई फाई सोसाइटी का मेंबर। शिल्पा ने फोन पर हंसते हुए कहा, ठीक है पवन भाई, शाम 5 बजे एक अच्छे रेस्टोरेंट में मिलते हैं। आज मेरी छुट्टी है, गौरव ऑफिस गए हैं, मैं उनके आते ही निकल जाऊंगी। फोन रखते ही शिल्पा की खुशी देख रागिनी जी ने पूछा, बहू उसे घर पर ही बुला लो ना, मैं अच्छा खाना बना दूंगी। शिल्पा ने नाक से कोड़ी, माँ जी मेरा भाई इतना पढ़ा लिखा है, विदेश में रहता है, मुझे आप जैसे लोगों से मिलवाने में शर्म आती है। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो गौरव के प्यार के चक्कर में यहाँ शादी कर ली। ये कहकर वो कमरे में घुस गई, अपनी अलमारी खोली, पहनने के लिए स्टाइलिश कपड़े निकाले, मेकअप किया, परफ्यूम छिड़का। तैयार होकर आई तो रागिनी जी ने फिर कोशिश की, बहू घर पर बुला लो, मेहमान है। नहीं माँ जी आप समझती नहीं, कहते हुए शिल्पा ने बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। लेकिन पवन ने सरप्राइज प्लान बनाया था। वो 2 घंटे पहले दोपहर 3 बजे ही शिल्पा के ससुराल पहुंच गया। उसके पास लग्जरी कार थी। ड्राइवर ने गेट खोला, पवन ने सूटकेस से महंगे चॉकलेट्स और गिफ्ट्स निकाले और मुस्कुराते हुए डोरबेल बजाई। श्रुति जो छत पर कपड़े सुखा रही थी नीचे आई और दरवाजा खोला। सामने एक लंबा चौड़ा स्मार्ट युवक, सफेद शर्ट, काली पैंट, हाथ में महंगा फोन और कार की चाबी लिए दरवाजे पर खड़ा था। श्रुति की मासूम गोल आंखें उस पर टिक गई। उसने शर्माते हुए पूछा, जी आप? पवन उसकी सादगी भरी मुस्कान पर एक पल को ठिठक गया, फिर हड़बड़ाते हुए बोला, जी मैं शिल्पा का भाई पवन हूँ, दुबई में रहता हूँ, कुछ काम से इंडिया आया था तो सोचा दीदी से मिल लूं। और आप? श्रुति हंसकर बोली, जी मैं शिल्पा भाभी की ननद हूँ। उसने पूछा, दीदी कहाँ है? वो तो तुमसे मिलने रेस्टोरेंट गई है। पवन ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, मैं यहीं इंतजार कर लूंगा। वैसे आप चाय पिलाएंगी? रागिनी जी को बाहर से किसी के बात करने की आवाज आई तो हाथ में आटे की लोई लिए वो बाहर निकली। पवन ने उन्हें देखा और अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो एकदम से खड़ा हो गया, जैसे बिजली का करंट लगा हो। मैम आप? रागिनी जी ने भौं सिकोड़ी, बेटा तू? पवन के हाथ से गिफ्ट पैक छूटते छूटते बचा। वो दौड़कर उनके पास आया और झुककर पैर छूने लगा। मैम मैं पवन कुमार, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप प्रोफेसर रागिनी शर्मा। रागिनी जी हक्की पक्की रह गईं। नाम कुछ जाना पहचाना सा लगा। वो दिमाग पर जोर देने लगी, पवन कुमार। हाँ मैम। पवन की आंखें नम थी। आपको याद है 2008 बैच, इकोनॉमिक्स ऑनर्स? मेरे पास फीस भरने को पैसे नहीं थे। चाचा ने बिजनेस में धोखा दिया था, सारे पैसे लेकर भाग गए थे। पिताजी सड़क पर आ गए थे। हम 4 भाई बहन भूखे सोते थे। अगर आपने मेरी फीस न भरी होती, मुझे किताबें न दिलवाई होती, फ्री एक्स्ट्रा क्लासेस न दी होती, तो मैं आज सड़क पर होता। रागिनी जी को याद आने लगा वो लड़का जो क्लास में हमेशा आगे बैठता था, नोट्स इतनी सफाई से बनाता था कि प्रोफेसर भी हैरान रह जाते थे। पवन ने आगे कहा, आपने न सिर्फ फीस भरी बल्कि मुझे कहा था, पवन पैसा बाद में लौटा देना, पहले पढ़ाई पूरी करो। मैंने टॉप किया था, फाइनल ईयर में मुझे निकालने की धमकी दी गई थी, लेकिन आप मैनेजमेंट से भिड़ गई थी। आपने कहा था ये लड़का देश का भविष्य है। रागिनी जी की आंखें भर आईं। हाँ याद आया, तू वही पवन है जो हर पेपर में 90+ लाता था। हाँ मैम। पवन ने अपने बैग से एक पुराना फटा हुआ लेटर निकाला। ये आपका लिखा लेटर है, मैंने आज तक संभाल कर रखा है। जब मेरी पहली जॉब लगी तो मैं मिठाई लेकर कॉलेज आया, लेकिन पता चला आपने उसी साल रिजाइन कर दिया। सर ने बताया प्रोफेसर रागिनी शर्मा दिल्ली छोड़कर चली गई हैं। मैंने आपके घर का पता लिया, पहुंचा तो मकान मालिक ने कहा किराएदार चले गए, पता नहीं कहाँ। मैंने ढूंढा, कहाँ नहीं ढूंढा, सोशल मीडिया, एल्यूमिनी ग्रुप, पुराने दोस्त, पर आपका कहीं नामो निशान नहीं। रागिनी जी बोली, मेरे पति की तबीयत खराब हो गई थी, हमें शहर छोड़ना पड़ा। गौरव अभी छोटा था, मैंने सोचा कोई याद नहीं रखेगा। हाँ भूल गई मैम, लेकिन मैं नहीं भूला। मैं आज जो कुछ भी हूँ, मेरी कंपनी, मेरा घर, मेरी जिंदगी, सब आपकी दी हुई नींव पर खड़ी है।
इधर शिल्पा रास्ते में फूलों की दुकान पर रुककर सबसे महंगा बुके चुन रही थी। लाल गुलाबों का विदेशी स्टाइल में रिबन बंधा हुआ। उसका मन उत्साह से भरा था। अपने भाई को इम्प्रेस करने का मौका। पवन को दिखाना था कि उसकी जिंदगी कितनी मॉडर्न है, ससुराल कितना हाई क्लास। लेकिन जैसे ही फोन पर पवन का मैसेज आया, उसके पैर जमीन में धंस गए। घर पर अभी? ओह नो! वो चिल्लाई और दुकान वाले को पैसे फेंक कर कार की ओर दौड़ी। रास्ते भर उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी। पवन ने घर देख लिया, माँ जी से मिल लिया, पुरानी दरी, पीतल के बर्तन सब देख लिया। अब क्या होगा? उसकी सारी हाई फाई इमेज धूल में मिल जाएगी। घर लौटते ही शिल्पा ने दरवाजा खोला तो देखा पवन और रागनी जी हंसते बातें करते चाय पी रहे थे। रागनी जी के हाथ में पराठों की प्लेट थी। घी की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी और पवन मुंह में कौर डालते हुए कह रहा था, मैम क्या स्वाद है। शिल्पा, तुझे पता है मैं कितने सालों से देसी खाना मिस कर रहा हूँ। तो भाई मैं ट्राई किया, लेकिन ये वाला टच कहाँ। उसकी आंखें बंद हो रही थी आनंद से, जैसे बचपन लौट आया हो। शिल्पा का चेहरा सफेद पड़ गया। पवन भाई, तुम यहाँ? वो हकलाई, हाथ में बुके लटका हुआ, जैसे कोई अपराधी पकड़ा गया हो। पवन ने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ दीदी, और आंटी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुमने बताया क्यों नहीं कि रागनी मैम तुम्हारी सास है? अगली बार मैं पूरा हफ्ता यही रुकूंगा। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी और उस खुशी भरे माहौल में 4-5 स्टूडेंट्स हाथों में रंग बिरंगे गुलदस्ते, मिठाइयाँ, केक और एक खूबसूरत साड़ी लिए रागनी जी के घर में दाखिल हो गए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में सम्मान और उत्साह। हैप्पी टीचर्स डे मैम, सबने एक स्वर में कहा, क्योंकि आज 5 सितंबर था, शिक्षक दिवस। रागनी जी एक असाधारण शिक्षिका नहीं थी। उनके लेक्चर्स में गहराई होती थी, समझाने का तरीका अनोखा, और हर छात्र को लगता था कि मैम सिर्फ उन्हें ही पढ़ा रही हैं। स्टूडेंट्स उन्हें न केवल गुरु मानते थे, बल्कि माँ की तरह प्यार करते थे। कोई मिठाई का डिब्बा खुलकर जबरदस्ती उनके मुंह में रख रहा था, कोई बुके सौंपते हुए गले लगा रहा था, तो कोई साड़ी उड़ाते हुए कह रहा था, मैम आपने हमें जो दिया वो कोई डिग्री नहीं दे सकती। एक स्टूडेंट जो अब एक सफल इंजीनियर था आगे बढ़ा और अपनी जेब से चमचमाता गोल्ड मेडल निकाला। मैम, ये आपकी वजह से है। आपने मुझे असफलता से लड़ना सिखाया, रात रात भर प्रैक्टिस करवाया, और आज मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। उसने मेडल रागनी जी के हाथों में रखा और सब ने तालियां बजाई। फिर सब ने मोबाइल निकाले, ग्रुप फोटो लिए। रागनी जी बीच में, स्टूडेंट्स चारों तरफ। सबके चेहरे पर गर्व और खुशी थी। ये सब देखकर शिल्पा स्तब्ध रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें फटी की फटी। जिस सास को वो रोज अनपढ़, घरेलू, पुरानी सोच वाली कहकर ताना मारती थी, उसी को आज उसके पूर्व स्टूडेंट्स देवी की तरह पूज रहे थे। शिल्पा की दुनिया उलट पुलट हो गई। उसे याद आया कैसे वो सुबह उठते ही कहती, माँ जी आप तो बस चूल्हा चौका ही जानती हैं, बाहर की दुनिया क्या होती है आपको क्या पता। कैसे वो अपनी डिग्री का रौब दिखाती, घर के कामों से जी चुराती और सास को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन आज सच्चाई उसके सामने खड़ी थी। उसी समय गौरव ऑफिस से घर लौटा। दरवाजे पर स्टूडेंट्स को देखकर वो भी हैरान रह गया। पवन आगे बढ़ा और रागनी जी के पैर छूते हुए बोला, मैम मैंने आपसे हमेशा कुछ न कुछ सीखा है, पाया है। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अगर आप मुझे इस काबिल समझें तो मैं आपकी बेटी श्रुति का हाथ मांगना चाहता हूँ। वो बिल्कुल आपके जैसी है और मुझे आपकी परछाई चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आपने अपनी बेटी में वही संस्कार, वही ईमानदारी, वही मेहनत डाली होगी जो आप में है। रागनी जी की आंखें नम हो गईं। ना कहने का सवाल ही नहीं था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा श्रुति की अगर हाँ है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। कमरे में तालियां गूंज उठी, लेकिन शिल्पा के लिए ये झटका अंतिम था। उसकी ननद, जिसे वो हमेशा कम आंकती थी, आज इतना ऊंचा रिश्ता पा रही थी। एक काबिल, सम्मानित रागनी जी का शिष्य और उसका अपना भाई। शिल्पा की आंखों से आंसू लड़क पड़े। माँ, मैंने आपको कितना दुख दिया। मैं अहंकारी थी, घमंडी थी। आप प्रोफेसर थी, इतनी बड़ी शिक्षिका, और मैंने आपको अनपढ़ कहा। मैंने आपको नीचा दिखाया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पर माँ जी, जब आप एक सफल प्रोफेसर थी तो आपने कॉलेज से रिजाइन क्यों कर दिया और घर गृहस्थी में खुद को क्यों समर्पित कर लिया? चूल्हा चौका जैसे कामों में अपना कीमती समय क्यों बर्बाद कर दिया? शिल्पा ने सवालों की छड़ी लगा दी।
रागिनी जी ने कहना शुरू किया। बहू, दरअसल पहले हम सब, मैं, गौरव, श्रुति और उनके पिताजी दिल्ली में एक खुशहाल परिवार की तरह साथ साथ रहते थे। उनके पिताजी दिल्ली के बिजली विभाग में एक सम्मानजनक नौकरी करते थे और घर में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक एक हार्ट अटैक ने सब कुछ छीन लिया। गौरव के पिताजी की असामयिक मृत्यु हो गई और पूरे घर का बोझ अकेले मेरे कंधों पर आ पड़ा। पति की मृत्यु के बाद जीवन की कठिनाइयों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। आर्थिक तंगी, बच्चों की जिम्मेदारी और अकेलापन। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने उन सभी चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई, उन्हें इस काबिल बनाया कि आज भी समाज में गर्व से सिर ऊंचा करके चल सकें। सुबह सुबह उठकर टिफिन तैयार करती, बच्चों को स्कूल भेजती, फिर खुद कॉलेज के लिए निकल जाती और शाम को थकी हारी लौटकर भी घर के सारे काम संभालती। ऐसे ही हमारे दिन गुजर रहे थे, संघर्ष भरे लेकिन उम्मीद से भरे। गौरव उस समय इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और श्रुति स्कूल में थी। लेकिन फिर एक मुसीबत आई। मेरे ससुर जी को लकवा मार गया था। वे बिस्तर पर पड़े रहते, एक ही जगह स्थिर, न हिल सकते न डुल सकते। पहले मैं सब संभाल लेती थी, सुबह बच्चों का नाश्ता, स्कूल ड्रॉप, कॉलेज की क्लासेस, लेक्चर्स, असाइनमेंट चेक करना और शाम को लौटकर रसोई, सफाई, बच्चों की पढ़ाई। लेकिन ससुर जी की बीमारी ने सब उलट पुलट कर दिया। कॉलेज आना जाना, उनकी दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, डॉक्टरों के चक्कर और घर के काम, सब एक साथ असंभव हो गया। मुझे काम करने में भारी परेशानी होने लगी। थकान, तनाव और अपराध बोध कि कहीं बच्चे या ससुर जी पीछे न रह जाएं। आखिरकार मैंने नौकरी से रिजाइन कर दिया और इसे परिवार की भलाई के लिए उचित समझा। घर पर रहकर मैंने थोड़ी बहुत ट्यूशन शुरू कर दिए। पड़ोस के बच्चों को पढ़ाना, जो आय का छोटा स्रोत तो बनता ही था, साथ ही मन भी लगा रहता। इससे मैं ससुर जी की सेवा पूरे मन से कर पाती। उन्हें नहलाना, खाना खिलाना, दवाइयाँ देना, रात रात भर जागकर उनकी देखभाल करना और बच्चों पर भी पूरा ध्यान दे पाती। मेरे ससुर जी को मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं रही। उल्टा वे मेरी सेवा से बेहद प्रसन्न रहते थे। वे कहते, बेटी, तुमने मुझे दोबारा जीवन दिया है। उनकी आंखों में संतोष देखकर मुझे सुकून मिलता। लेकिन बीमारी निर्दयी थी। धीरे धीरे उनकी हालत और बिगड़ती गई। सांस की तकलीफ, दर्द, कमजोरी और आखिरकार वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। तब तक गौरव की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसे एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई थी। वो खुश था। फिर एक दिन उसने कहा, माँ, मैंने अपने लिए एक लड़की देखी है, शिल्पा। मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने बेटी की पसंद का सम्मान किया, तुमको देखा और अपनी स्वीकृति दे दी। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि नौकरी छोड़ना कोई समय की बर्बादी नहीं थी, बल्कि ये परिवार की नींव मजबूत करने का फैसला था। प्रोफेसर बनना मेरी उपलब्धि थी, लेकिन माँ, बहू और दादी बनना मेरी सच्ची पूंजी है। जीवन की असली सफलता यही है, अपनों का साथ निभाना, त्याग करना और देखना कि बच्चे कैसे उड़ान भरते हैं। ये सब सुनकर शिल्पा रागिनी जी के पैरों पर गिर पड़ी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका कितना अपमान किया। रागिनी जी ने उसे प्यार से उठाया, उसके आंसू पोंछे और कहा, बहू, कभी किसी को कम मत आंकना। नौकरी हो या ना हो, डिग्री हो या ना हो, हर इंसान में अपनी काबिलियत होती है, अपना सम्मान होता है। मैंने नौकरी छोड़ी, लेकिन अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। घर संभालना भी एक कला है, एक जिम्मेदारी है। शिल्पा ने मन ही मन कसम खाई कि अब वो कभी अपनी डिग्री का घमंड नहीं दिखाएगी। वो घर के कामों में माँ जी की मदद करेगी, उनकी इज्जत करेगी। रागिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो गलती हुई वो नादानी थी, अब भूल जाओ। लेकिन आज के बाद कभी किसी को छोटा मत समझना। और हाँ, जाओ, मेरे सारे स्टूडेंट्स का मुंह मीठा कराओ। श्रुति की शादी पक्की हो गई है, चाय पकौड़े बनाकर लाओ, यही तुम्हारी सजा है। शिल्पा हंसते हंसते किचन में दौड़ी। उसने फटाफट गर्मा गर्म चाय बनाई, आलू के क्रिस्पी पकौड़े तले और सबको परोस कर आई। सबने तारीफ की, वाह शिल्पा भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। दोस्तों, इस कहानी से हमें गहरी सीख मिलती है। नौकरी करना या उच्च शिक्षा होना गर्व की बात है, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाना, घर के कामों से मुंह फेरना या बुजुर्गों का अपमान करना, ये घमंड की निशानी है, जो अंत में खुद को ही शर्मिंदा करता है। शिल्पा ने अपनी सास को अनपढ़ समझा, जबकि वो एक सम्मानित प्रोफेसर थी। रागिनी जी ने कभी घमंड नहीं किया,
न पढ़ाते वक्त न घर संभालते वक्त उन्होंने अपने बच्चों में संस्कार डाले, जिसकी वजह से श्रुति को पवन जैसा जीवन साथी मिला। शिक्षा के साथ संस्कार उतने ही जरूरी हैं। हमें अपने माता पिता, सास ससुर, बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, चाहे उनकी नौकरी हो या ना हो, डिग्री हो या ना हो। हर इंसान की अपनी काबिलियत होती है, अपना योगदान होता है। घर चलाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे रागिनी जी ने बखूबी निभाया। अंत में सच्ची सफलता यही है, अपनों का सम्मान करना, गलती मानना और फिर उसे सुधारना। शिल्पा ने सुधर कर साबित कर दिया कि पछतावा और सुधार से रिश्ते और मजबूत होते हैं। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।